हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे जो कि है मैट्रिसेस। तो बच्चों, अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जी हाँ, अगर आप इंतजार करते रहेंगे, चीजों का आप इंतजार करते रहेंगे, आप चाहेंगे कि चीजें खुद हो जाए, खुद हमारे पास रिजल्ट आ जाए, हमें कुछ न करना पड़े, बैठे बैठे में सब चीज मिल जाए, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है। कोशिश करती रहनी है, ठीक है, कोशिश करते रहना है हमको। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। जो हमने प्रीवियस पढ़ा था पहले उसके बारे में थोड़ा आते हैं। ये मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस मैंने आपको बताया था। कॉलम मैट्रिसेस, फिर रो मैट्रिक्स हमने बताई थी कि वो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बताया था जिसमें ऑर्डर्स हमारे जो हैं सेम नहीं रहते हैं, जिसमें ऑर्डर्स हमारे क्या हैं, सेम नहीं रहते हैं। वो हमारा क्या होता है, वो हमारी होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि जिसमें m और n बराबर नहीं होंगे। फिर तीसरा हम आगे आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जहाँ पे m आपका यानी ऑर्डर m इंटू m क्यों है, क्योंकि m जो है n के बराबर है, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स था। फिर हम आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में। ये काफी इंपॉर्टेंट था डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो सारे एलिमेंट को छोड़ के, ठीक है, चीजों के सारे एलिमेंट को छोड़ के, मैट्रिसेस के केवल विकर्ण एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, ठीक है। विकर्ण के सारे एलिमेंट को एक मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, किसको छोड़ के, विकर्ण वाले, यानी डायगोनल को क्या होते हैं, विकर्ण आव्यूह, डायगोनल को बोलते हैं विकर्ण। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने आपको बताया था, डायगोनल मैट्रिक्स तभी होगी जब ये क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ये भी याद रखना, आपसे एक नंबर के सवाल में पूछ सकता है, क्या एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स बन सकती है। आपसे पूछेगा क्या एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स बन सकती है, तो आप उसको मना कर देंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी आपका डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, तभी आपका होगा। क्यों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आप देखो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें m और n बराबर नहीं होंगे, 3 5 6, 1 2 3, ये क्या है, इसमें कितने रो हैं, इसका ऑर्डर बताओ मुझे आप। इसका ऑर्डर है 1 2 रो और 3 कॉलम। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें n और n अलग है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग है, तो इसमें हमें डायगोनल ना प्रॉपर मिलता नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जो भी हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स है वही हमारी डायगोनल मैट्रिक्स बन जाती है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि डायगोनल में लिखा भी यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। फिर आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट सारे 1 1 1 हो, नॉट इक्वल हो, 1 1 1 हो, केवल 1। ये नहीं बोला कि इसमें इक्वल हो। जैसे इसको पहले थोड़ा और आगे देखते हैं, पहले इसको समझते हैं स्केलर मैट्रिक्स से। एक डायगोनल मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है। चीज याद रखना, हुज मेन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू द सेम स्केलर, यानी कि अगर ये यहाँ भी 1 1 1 देख रहे हैं आप, बट नहीं, ये भी 6 6 6 6 6, ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स है, ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे या फिर इक्वल होंगे, कांस्टेंट होंगे या फिर इक्वल, कुछ भी आप इक्वल होंगे, सब सेम होंगे, बाकी हमारा जीरो होगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या था, डायगोनल मैट्रिक्स था सर, डायगोनल मैट्रिक्स होते थे जिसमें हमारे सारे एलिमेंट जीरो होते थे, किसको छोड़ के, डायगोनल मैट्रिक्स, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उसको छोड़ के। और दूसरा, मैंने देखो आपको लास्ट क्लास में थोड़ा प्रॉपर मैंने समझा रखी चीजें, बस मैं एक क्विक ओवरव्यू रिवीजन कर रहे हैं, तो दैट्स वाई स्केलर मैट्रिक्स हो गई। कहाँ पे हमारे जो डायगोनल के एलिमेंट्स रहते हैं क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। डायगोनल के एलिमेंट्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, बस ये आप याद रखें, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स हमने देखा। अब यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आते हैं। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप देखेंगे, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप क्या देखेंगे कि जो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, ठीक है, इसका मतलब है, यूनिट मतलब क्या होता है, यूनिट मतलब होता है 1 1, ठीक है। तो जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा 1 कहलाएगा, जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे 1 1 1 होंगे, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था, इसको हम लिख सकते हैं कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी स्केलर मैट्रिक्स, और एक आप लिख लो ठीक है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका हो गया स्केलर मैट्रिक्स, और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें कौन सी कंडीशन सही है इसकी, वो देखते हैं।
देखो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है बच्चों, क्यों हो सकती है? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स क्या बोलता था, स्केलर मैट्रिक्स बोलता था कि उसके डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए और सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे 1 1 1 1 है भाई, अकॉर्डिंग 1 है, भले भले 1 है बट बराबर तो है ना, सेम है ना, 1 1 1 है, तो यानी कि इसको मैं स्केलर भी गिन सकता हूँ और इसको मैं यूनिट यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकता हूँ। बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के बराबर है कि नहीं है? तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, किसको छोड़ के, डायगोनल मैट्रिक्स को छोड़ के, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के। वैसे ही यहाँ पे भी आप देख रहे हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो है, बट जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इक्वल है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बोल सकते हैं। क्लियर? कॉपी कर ले इसको भी अगर नहीं किया आपने। इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं तत्समक अवयव, ठीक है, तत्समक अवयव। चलिए अब पढ़ते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसको हम पढ़ते हैं, उसको हम जानते हैं। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे बच्चों इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है? इफ एक मैट्रिक्स मेरे पास ये है और दूसरी मैट्रिक्स मेरे पास ये कब इक्वल होंगी? पहला है इफ दे हैव सेम ऑर्डर, यानी कि समान कोटि। ठीक है, इफ दे हैव द सेम ऑर्डर, अगर उनका क्या है, ऑर्डर सेम है, तो ये क्या होगा आपका, अगर इनका ऑर्डर सेम है तो इनकी कोटियां क्या होंगी, समान होंगी। तो अब अगर मैं आपको बोलूं ए आई जे, अगर ये m क्रॉस n ऑर्डर की है तो, और यहाँ पे बस बी मैट्रिक्स है मेरे पास, और यहाँ पे पास बी मैट्रिक्स है, ये बी आई जे अगर p इंटू क्यू ऑर्डर की है, तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ ए मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू बी मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर आप देख रहे हो, इनका ऑर्डर यानी कि इनकी कोटि क्या है, बराबर नहीं है। वही अगर मैं लिखता हूं ए मैट्रिक्स ए आई जे है हमारे पास, ये हमारे पास है m इंटू एन ऑर्डर का, और बी एक मैट्रिक्स है, वो भी इसके एलिमेंट्स है बी आई जे, और वो भी है m इंटू एन ऑर्डर के, सेम ऑर्डर है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ ए मैट्रिक्स या बी मैट्रिक्स, तब हमारी मैट्रिक्स इक्वल होती है। m इंटू एन का n इंटू एम भी होगा तब भी वो इक्वल नहीं होगा, सेम पोजीशन, सेम रोज और सेम कॉलम होने चाहिए। क्लियर? कॉपी करें इसको। ये तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरा देखते हैं, दूसरी जो इसमें कंडीशन है वो है each elements of A is equal to B। कब होगा है? if both matrices are equal, अगर दोनों मैट्रिसेस हमारी इक्वल हैं, if both matrices are equal then there should be, then their element should be equal, element should be equal। यानी कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल है तो उनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, वो भी क्या इक्वल होंगे, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए के संगत अवयव बी के संगत अवयव के बराबर होंगे। अगर मैट्रिसेस इक्वल है तो उनके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो इफ एच एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू बी देन देयर एलिमेंट, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इसको आप देखो, संगत मतलब होता है बच्चों क्रॉसपॉन्डिंग, यानी उसी के सामने, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे इसको,
then their corresponding एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, जो उनके corresponding एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। कैसे होंगे, आओ इसको समझते हैं थोड़ा। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों इसका। एग्जाम्पल होगा जैसे कि मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6, तो जो इसमें संगत अवयव हैं वो भी होंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं इधर है A1 2 B C 3, तो इधर भी होगा A1 2 B C 3। यानी कि आप देख रहे हो इनके जो संगत अवयव, इधर 1 है तो इधर भी 1 है, इसके क्रॉसपोंडिंग, इधर 6 है तो इधर भी 6 है, इधर 1 है तो इधर भी 1 है, इधर B है तो इधर भी B है। यानी कि क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट संगत अवयव भी इसके बराबर होंगे। ठीक है, इसमें प्रॉपर्ट क्वेश्चंस करेंगे हम अभी। अब हम इसमें लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं इसमें। चलो अब हम इसमें क्वेश्चंस करते हैं। जितना हमारी पहली, जितना भी हमने पढ़ना था पहले उससे वो हमारा खत्म हो चुका है। अब हम थोड़ा रिवीजन करेंगे क्वेश्चंस को लेके। ठीक है, तो मैं लिखूं फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू निकालनी है। पहला है 4 3 x 5, ये है y z 1 5। ठीक है, चलो इसकी वैल्यू अगर कैसे निकालोगे आप, चलिए देखेंगे, बहुत सिंपल है। एक मैं आपको कराऊंगा, इसके बाद क्वेश्चन आप करेंगे। देखिए आपको हम लिखेंगे, बिकॉज हमें इक्वल दे रखी है ना, मैट्रिसेस इक्वल बता रखे हैं, तो एस बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, एस बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल हैं। तो देयरफॉर देयर क्रॉसपॉन्डिंग यानी कि संगतव्य एलिमेंट्स शुड ऑल्सो इक्वल। ठीक है, इनके एलिमेंट्स हमेशा और बराबर होंगे। तो आप देखो y इक्वल्स टू हो गया 4, देखो ये y है तो यहाँ 4 है, यहाँ x है तो यहाँ 1 है, x बराबर हो गया 1, यहाँ 5 है, सॉरी यहाँ 3 है, यहाँ z है, तो z बराबर हो गया 3, तो ये आ गया x y z। ठीक है, 4 1 3, क्लियर। कॉपी करो इसको। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, यहाँ आपको निकालना है x प्लस वाई 2 5 प्लस z एक्स वाई इक्वल्स टू 6 2 5 8। चलिए इसकी वैल्यू निकाल के बताएं आप। यहाँ पे वैल्यूज निकाल के बताएं। जिसका भी आंसर है चैट के माध्यम से आप आंसर दे सकते हैं फटाफट। इसको देखेंगे, इसके आंसर्स क्या है हमारे पास।
अब x प्लस वाई, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आप लिखोगे, बिकॉज बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, तो देयरफॉर इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं क्या, देखो इक्वेशन मिलेगी x प्लस वाई 6 के बराबर होगा, y प्लस जेड आपका 5 के बराबर होगा, और x y आपका 8 के बराबर होगा, है ना। अब देखिए कौन सी कंडीशन हमें, आप पहली इक्वेशन मान लो, ये दूसरी मान लो, ये तीसरी मान। अब यहाँ से सबसे सिंपल दिख रहा है कि z की वैल्यू एकदम निकल जाएगी, तो 5 प्लस जेड आपको 5 दिया गया, तो z की वैल्यू जाएगी 5 माइनस 5 एंड z की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, z की वैल्यू तो हमारे पास 0 आ गई। अब आते हैं, ठीक है, z की वैल्यू क्या आ गई, 0। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं x प्लस वाई। अब इन कंडीशन में हम कैसे, आप कंडीशन को आप फुलफिल करेंगे, क्या चीज आप करेंगे। अब मैं क्या करूंगा इसमें, आप या फर्स्ट का यूज कर लो या थर्ड का यूज कर लो, है ना। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल्स टू हो गया 6 माइनस वाई, भाई x y उधर चले जाएगा तो 6 माइनस वाई हो जाएगा, x इक्वल्स टू 6 माइनस वाई, x इक्वल्स टू 6 माइनस वाई हो गया। नाउ Now substitute x equals to 6 minus y in equation 3। इक्वेशन 3 में मैं इसको रख देता हूं, ठीक है। तो इक्वेशन 3 में जब हम रखते हैं तो x इक्वल्स टू x y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू 8, x की जगह मैं रख रहा हूं 6 माइनस वाई, तो आ गया 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8, 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो इनको पॉजिटिव बनाते हैं उधर, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा 6y माइनस का 6y, ये प्लस का 8। ये हमारे पास कंडीशंस आ गई। तो क्या इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, आप क्या इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं आप, बताइए। ठीक है, अब देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको हम ऐसे कर सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 हो गया, है ना। तो अब इसमें आप ये देखो फैक्टर कर देते हैं, हमें फैक्टराइजेशन करना आता है, गुणनखंड करना। तो क्या करते हैं, 8 को ऐसे बनाऊं मैं 4 टू साइड की, जो मेरे को -6 मिल जाए, तो मेरे को मिल गया -4 और -2, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4y माइनस 2y और प्लस 8। तो -4 -2 -6 भी बन गया, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 भी बन जाएगा, 8y स्क्वायर। तो y ब्रैकेट में रखेंगे, अंदर बचेगा y -4 माइनस कॉमन -2y -4। ठीक है, तो ये हमारा चल रहा था, ये हम इसको उधर लिया है, तो इक्वल्स टू 0 उधर चल रहा है, इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। तो y -2 और y -4 इक्वल्स टू 0। तो एक बार y -2 को 0 के बराबर रखो, तो यहाँ से y की वैल्यू 2 आ गई, और एक बार y -4 को 0 के बराबर रखो, तो यहाँ से y की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो y की दो वैल्यू मेरे पास आ गई, 2 और 4। तो अब आप बोलोगे सर दो वैल्यू आ गई, तो कोई दिक्कत नहीं, दो वैल्यू आ गई तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं when y इक्वल्स टू 2, जब y 2 है, ठीक है, तो देन x कितना होगा, देन x विल बी, आप किसी में पुट कर दो वैल्यू, थर्ड इक्वेशन में फ्रॉम थर्ड x y इक्वल्स टू 8, एक्स वाई इक्वल्स टू 8। ठीक है, एक्स वाई हमारा 8 के बराबर है, क्यों, फ्रॉम थर्ड लिख सकते हो आप, बताओगे वहां कि भाई फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो y इक्वल्स टू 2 है, तो y इक्वल्स टू आप 2 रखोगे इक्वल्स टू 8, तो x इक्वल्स टू आएगा 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब आज दूसरी कंडीशन पे आते हैं, व्हेन y इक्वल्स टू 4, जब y हमारा 4 है, तो x y इक्वल्स टू 8, x इंटू 4 इक्वल्स टू 8, सॉरी 4 2 जाइड कट गया, तो x की वैल्यू 2 आ गई। बस आपका आ गया, जब आपका x 4 है तो y कितना है, y 2 है, और जब हमारा x 2 है तो y हमारा 4 है। तो ये आंसर आ गया हमारे 4 2 2 4, और ये हमारा आंसर। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो, खुद से चेक कर सकते हो, कैसे कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। देखो x कितना है 2, y कितना है 4, तो 4 और 2 6, बिल्कुल 6 आ रहा है। एक बार उल्टा है, ये 4 है ये 2 है, तो 4 और 2 6 आ रहा है, बिल्कुल 6 आ रहा है। आप यहाँ भी देखते हो 2 गुना 4 8 8 है, 4 गुना 2 करोगे वो भी 8 है, 8 यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है सारे। कॉपी कीजिए इसको ना एक तरीके से और भी हम कर सकते थे, बट देखेंगे उसको, आप पहले इसको कॉपी कीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, ठीक है। और ये है 9, 5, 7 के बराबर। चलिए कीजिए इसको फटाफट सॉल्व। क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको लिखे हुए? इसको आप होमवर्क करके लाइएगा, ठीक है। इसमें इक्वेशंस बनेंगे आपके, देखो 3 इक्वेशन ऑलरेडी आपको दे रखी है, उसी में से आपकी इक्वेशंस बनेगी। होमवर्क करके लाइएगा, बहुत सिंपल है। पहले एक्सरसाइज हम खत्म कर देते हैं, तभी हम आगे फटाफट मैट्रिसेस में आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो ये था हमारी आज की क्लास बच्चों, इसको आप होमवर्क करके लाइएगा, कल इसका आंसर मैं आपसे सुनूंगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।